Hello friends, welcome to our channel Ask Rahul Sir. Today we'll talk about the crisis in Sri Lanka. तो श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में जानने के लिए हमें उसके थोड़े बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो श्रीलंका भी एक गुलाम देश था भारत की ही तरह, जिस पे अंग्रेज़ों का राज था। 1948 में उसको डोमिनियन स्टेटस मिला और 1972 में वो एक रिपब्लिक बना। और रिपब्लिक बनने के कुछ ही सालों बाद से वहाँ पर एक LTTE का प्रॉब्लम शुरू हुआ, जो लगभग 3 दशक तक चलता रहा और जिसके चलते हमें अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि उनकी हत्या LTTE के ही लोगों ने की थी। तो ये 3 दशक तक ये प्रॉब्लम वहाँ चलता रहा, लेकिन उनकी इकोनॉमी अपने स्पाइसेस, टी, रबर और कोकोनट के एक्सपोर्ट्स और टूरिज़म के भरोसे पर ठीक ठाक चल ही रही थी। अब जब ये इनका LTTE का प्रॉब्लम 2009 में ख़त्म हुआ, प्रभाकरण के मौत के साथ, जो LTTE का सरगना था, तो उसके बाद वहाँ पर एक नफ़रत और उग्र राष्ट्रवाद की नई राजनीति ने जन्म लिया और उसके चलते वहाँ पर कई ऐसी घटनाएं होने लगी जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पे फ़र्क आया। अब ये जो इनका पहले का एक्सपोर्ट था, स्पाइसेस का, चाय का, रबर का, इसमें धीरे धीरे 1990 के दशक तक अपने आप ही एक गिरावट का दौर देखने को मिला, क्योंकि उसमें वर्ल्ड में बाकी के भी दूसरे प्लेयर्स भी उस एक्सपोर्ट के बिज़नेस में आ चुके थे, तो इनका रेवेन्यू उससे पहले ही लॉस होना शुरू हो गया था। अब ये सब चलता रहा और उग्र राष्ट्रवाद और नफ़रत की राजनीति भी वहाँ पर चल रही थी। और 2019 में वहाँ पर एक इनफेमस ईस्टर संडे बॉम्बिंग हुए, जिसमें 3 चर्च और 3 होटलों पर आत्मघाती हमले हुए और उसमें 269 लोगों की जानें गई, जिसमें से लगभग 45 लोग विदेशी थे। ईस्टर संडे बॉम्बिंग के बाद जो वहाँ पर वायलेंस और हत्याओं का दौर शुरू हुआ, उसको फेसबुक पर भी बहुत वायरल किया गया और कई लोगों का एलिगेशन है कि फेसबुक उसमें इन्वॉल्व था। तो ये भी चार्जेस फेसबुक पर लगे हुए हैं। खैर, वो एक अलग बात है। तुरंत उनके फॉरेन से जो टूरिज़्म पे जो रेवेन्यू आता था, उस पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट आया और इस इफ़ेक्ट के चलते उनकी GDP में भारी गिरावट देखने को मिली। अब ये जो इन गिरावट चल रही थी, इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने वहाँ पर वैट को कम कर दिया, कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए। अब ये जो ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स हुए थे, इसकी वजह से वहाँ पर उन्होंने उसका ब्लेम जो है वहाँ के कुछ लोकल इस्लामिक ग्रुप्स पे लगाया था और उसके चलते वहाँ पर मुसलमानों पे कई सारे हमले होने शुरू हुए और वही उग्र राष्ट्रवाद की जो परंपरा थी वो और आगे बढ़ी। और कई लोगों का तो कहना है कि इन आत्मघाती हमलों में वहाँ के प्रधानमंत्री का ही खुद का हाथ था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन उसकी वजह से जो टूरिज़्म कम हुआ तो उनका रेवेन्यू में ड्रास्टिक फॉल आया। अब इसको काउंटर करने के लिए जब उन्होंने वैट कम किया, कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए, तो ये चल ही रहा था, इसका इफ़ेक्ट आना शुरू ही नहीं हुआ था, तो कोविड आ गया। अब कोविड में सब लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन के में वैसे भी कंजम्पशन तो हर जगह पूरी दुनिया में कम हुआ, तो श्रीलंका में भी कम हुआ, तो उनके रेवेन्यूज़ और कम हो गए। अब इसको काउंटर करने के लिए जब कोविड की सिचुएशन ख़त्म हुई, वहाँ के सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक की तरह एक फ़ैसला लिया, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का फ़ैसला किया। अब इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक तो जाहिर सी बात है कि उसका यील्ड कम हो जाएगा। यील्ड कम होगा तो तुमको वही अनाज बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो रातों रात एक इन्होंने फ़ैसला लिया कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का इंपोर्ट बंद कर देंगे। उसका एक रैशनल ये था कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा लगातार बाहर जा रहा है उसको सेव करना है, लेकिन उसका उल्टा इफ़ेक्ट भी देखने को मिला, जिसकी वजह से वहाँ की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ही कम हो गई। अब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बुरा निर्णय है, क्योंकि कई जगहों पर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है और लेकिन उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म वे में करना पड़ता है। जैसे कि उसका एक उदाहरण अपने देश में ही है। सिक्किम में एक पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपना ये ट्रांजिशन अराउंड 10 साल के पीरियड में किया था। तो जब हर तरफ से रेवेन्यू का लॉस होता ही जा रहा था, तो श्रीलंका ने एक और
तथाकथित बोल्ड डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने एक हेम्बन टोटा नाम का उनका पोर्ट को उन्होंने चाइना को 1.2 बिलियन डॉलर्स में 99 साल की लीज़ पर दे दिया। अब ये पोर्ट 2010 में बना था और 2016 में इसका अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चल रहा था। 1.82 बिलियन डॉलर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका चल रहा था। फिर भी उनको अपनी एक कमाऊ चीज़ को लगभग गिरवी रखना पड़ा चाइना को। अब चाइना को ये पोर्ट देना इवन भारत के लिए भी एक खतरे जैसा है, क्योंकि कल को यही पोर्ट चाइना अपने मिलिट्री शिप्स को भी तैनात करने के लिए यूज़ कर सकता है, जो भारत के बिल्कुल बगल में आ जाएंगे। तो अब ये जो मास्टर स्ट्रोक जैसा फैसला उन्होंने वहाँ पर मीडिया के थ्रू उसको फैलाने की कोशिश की, वो बुरी तरह से बैकफायर हुआ। और जनरली कई बार ऐसे मास्टर स्ट्रोक वाले बोल्ड डिसीजंस बैकफायर हो जाते हैं। याद कीजिए हमारे यहाँ का 2016 का डीमोनेटाइजेशन का मास्टर स्ट्रोक जो बुरी तरह से बैकफायर हुआ था, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया और काला धन जिसके लिए वो किया गया था वो तो वैसे भी वापस नहीं आया। तो अब इनको ये जो 2019 और इसमें ईस्टर संडे बॉम्बिंग और उसकी वजह से जो टूरिज़्म में उनका लॉस हुआ था, इसमें उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 92 तक आ गया था। यानी कि हर 100 रुपये में से 92 रुपीज़ उनको कर्जा चुकाने में खर्च करने, और वही 2022 में 119% पे आ गया। तो अब वो जितना भी पैसा कमाएंगे उससे ज़्यादा पैसे उनको कर्जा चुकाने में खर्च करने। तो इस वजह से वहाँ पर उनकी करेंसी का भी बुरी तरह से डिवैल्यूएशन हुआ और डॉलर के मुकाबले वो करेंसी बहुत वीक हुई। करेंसी जब वीक होती है तो किसी भी देश में एक इन्फ्लेशन का दौर शुरू होता है, महंगाई बुरी तरह से बढ़ गई। और इस महंगाई में इन्होंने मतलब वो इस हद तक बढ़ गई कि एक कप चाय भी 25 रुपये की हो गई, 150 रुपये किलो चावल हो गया। और उसकी सबसे हाइट की बात यह है कि सरकार के पास स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स के पेपर छापने के पैसे नहीं थे, इसलिए एग्ज़ाम्स तक कैंसिल कर दिए। तो ये तो उनकी महंगाई की स्थिति आ गई। अब इसको ये करने के लिए कई देशों ने अपनी क्रेडिट लाइंस उनके लिए ओपन की। महिंदा राजपक्षा जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो भारत के दौरे पे भी आए थे और हमारे देश ने भी उनको कुछ क्रेडिट देने का मदद के तौर पे कुछ कमिटमेंट किया। लेकिन ये मदद और इन सब से कितना फ़र्क पड़ने वाला है? आखिर किसी भी देश को अपनी हालत में से तो खुद ही कभी ना कभी निकलना पड़ेगा। तो अब उसका प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वहाँ के लोग सड़कों पे उतर आए हैं और बुरी तरह से वायलेंस वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब श्रीलंका की क्राइसिस की जब हम बात करते हैं तो हम बिना राजपक्षा फैमिली के बारे में बात किए उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसके पीछे इस परिवार का ही बहुत बड़ा हाथ है। इसमें जितने भी लोग हैं इसमें कम से कम 10-12 लोग सरकार के की पोजीशंस में है और वो श्रीलंका का 75% बजट को कंट्रोल करते हैं। और अगर उसकी हम एक ये हिसाब लगाएं तो उनका जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा, वो राजपक्षा फैमिली में से है। वो पहले मंत्री था, उसके पास डिफेंस पोर्टफोलियो है। देन महिंदा राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर है। बसिल राजपक्षा फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसको मिस्टर 10% के तरह भी जाना जाता है। याद कीजिए मिस्टर 10% बेनज़ीर भुट्टो के पति को भी कहा जाता था, आसिफ अली जरदारी को। और बसिल राजपक्षा के 2 बेटे हैं जो खुद मिनिस्टर्स हैं। देन चमल राजपक्षा जो वहाँ का इरिगेशन मिनिस्टर है और एक स्पीकर भी था। तो चमल राजपक्षा पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पहले से ही चल रहे थे। उसके अलावा योशिता राजपक्षा जो चीफ ऑफ स्टाफ है, जिसका बहुत बड़ा हाथ था तमिल रिबेलियन जो LTT का उसको क्रश करने में, वो भी वहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी सारी डिफेंस फोर्सेस का हेड है। और इस तरह से उनके और भी कुछ 1-2 मेंबर्स हैं जो की पोजीशंस पर है। तो इवन इनको एकोमोडेट करने के लिए वहाँ पर कम से कम 3-4 बार तो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बदला, ताकि इन लोगों को ऐसी पोजीशन पे अकोमोडेट किया जाए। और अगर उसका ओवरऑल मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो लगभग 9 मिनिस्टर्स उनके श्रीलंका के की पोजीशंस पे उनके 9 मंत्री हैं इस परिवार से। तो अभी हालत ये हो गई है
कि वहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहाँ पर हिंसा का एक दौर चल रहा है, जहाँ पर राजनेताओं के घरों को आग लगाई जा रही है। महिंदा राजपक्षा के ही घरों को आग लगाई जा चुकी है और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि महिंदा राजपक्षा को इस्तीफ़ा देना पड़ा है और फिलहाल कहते हैं कि वो किसी नेवल बेस में जाके छुप के बैठा हुआ है। और वहाँ पर अभी एक ये जो क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, इसका आने वाले समय में नियर फ्यूचर में कोई सॉल्यूशन नज़र में नहीं आ रहा है। अब हमें सोचने वाली बात इसमें एक ये है कि भारत की सिचुएशन भी कोई बहुत पीछे नहीं है। अगर हमने अपने राइट समय पर राइट कदम नहीं उठाए तो बड़ी बात नहीं है ऐसा हिंसा का दौर यहाँ पर भी शुरू हो जाए, लोग सड़कों पे उतर आए और बगावत शुरू हो जाए। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।